तो आज की क्लास में हम लोग प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है। दोनों मैथमेटिकल एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स। प्रिज्म होता है और एक होता है पिरामिड। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पिरामिड एंड अ प्रिज्म? पता है क्या? नहीं। हाँ, प्रिज्म से लाइट पास करता होगा, पिरामिड से नहीं करता। अभी वो तो फिजिक्स में आ गया ना, लाइट पास करा रहा है। मैं कह रहा स्ट्रक्चर, वो 3 डायमेंशनल फिगर कैसा होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ मैथ्स के हिसाब से। बेसिक डिफरेंस क्या है? अच्छा, आपने कोई पिरामिड ऐसा देखा है या सुना है जिसके बारे में? ममीज, दे आर पिरामिड, नो? व्हाट वी कॉल दैट? व्हाट पिरामिड वी कॉल देम? हाँ, अलग अलग जगह पे इजिप्ट में अलग अलग पिरामिड्स हैं। पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो आपने एक पिक्चर देखा होगा, सूरज हुआ मध्यम, चांद, उसमें वो शाहरुख खान और वो काजोल है ना, वो दोनों बिल्कुल उस पिरामिड के आगे खड़े होके और डांस कर रहे हैं। शायद उसी बड़े से पिरामिड का आपने वो नाम लिया। तो उस पिरामिड का अगर स्ट्रक्चर आप ठीक से देखें तो वो जो पर्टिकुलर पिरामिड है वो क्या है? वो रेक्टेंगुलर पिरामिड है या स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड किसको बोलते हैं? जिसका बेस क्या होना चाहिए? स्क्वायर, बाकी उसके सारे साइड्स क्या होंगे? ट्रायंगल होंगे। तो ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका बेस एक जैसा हो, बाकी सब ट्रायंगल, उसे क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड भी हो सकता है। ट्रायंगुलर पिरामिड में बेस भी ट्रायंगल होगा और साइड्स भी ट्रायंगल होंगे। दिस इज पिरामिड। वेयरएज प्रिज्म में थोड़ा सा इससे क्या कर जाता है, वो वैरी कर जाता है। प्रिज्म क्या है? जैसे सपोज करिए आप रेक्टेंगुलर प्रिज्म कह रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म में जितने भी साइड होंगे वो सब बन के क्या बनाएगा? बनेगा स्ट्रक्चर ट्रायंगल, पर वो बनेंगे किससे? रेक्टेंगल्स से मिलकर, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म बना। तो उसी रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मैं डायग्राम अगर आपके सामने बनाऊं तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कुछ ऐसा बनेगा। मैं 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं असफल होऊंगा उसमें, पर फिर भी सपोज करिए ये 3 डायमेंशनल कुछ एक प्रिज्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस प्रकार का कुछ एक बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। इज इट? तो ये भी क्या है? रेक्टेंगल है। ये भी क्या है? रेक्टेंगल है। और ये वाला जो सरफेस था, ये जो सरफेस है, ये भी क्या है? रेक्टेंगल है। ऑल दी सरफेसेस आर रेक्टेंगुलर। अब ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है, इसमें इसको बार बार ऐसे 3 डायमेंशन में तो बनाना संभव नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, ये जो फ्रंट वाला शेप है, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, सिर्फ इसी को आप क्या करते हैं, इस तरह बना लेते हैं और कहते हैं कि यही प्रिज्म है। तो एक्चुअली प्रिज्म ऐसा होता नहीं है। प्रिज्म ऐसा होता है 3 डायमेंशन में, पर अब ऐसा बार बार तो नहीं बना सकते, और अगर इनके सारे लाइन्स ही बनाते रहेंगे तो फिर ये जो रेस है ये कहां बनाएंगे? तो इसलिए आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसा बनाते हैं? एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाते हैं। और यहां पर जो एंगल ए लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जो ए था, इसको आप लिख सकते हैं ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये मिटा दूं इसे, ये समझ में आ गया ना? दिस इज प्रिज्म, इसे मिटा रहा हूं। हाँ, दिस इज प्रिज्म, ये आपको समझ में आ गया। तो प्रिज्म की परिभाषा आप लिख लें। Write the definition of prism. A prism is a portion of a transparent medium. A prism is a portion of transparent medium bounded by two plane faces, bounded by two plane faces inclined to each other at a suitable angle. Inclined to each other at a suitable angle. डन? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, देन फिर तो बस ये डेरिवेशन आपको चेक करना है, प्रिज्म आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है, चेक करिए। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो रे यहां से चल के आ रही है ना, ये वाली रे है, दिस इज इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। और जिस एंगल पर ये नॉर्मल से टकराएगी, जो पहला नॉर्मल है, उसको आपने क्या बोला है? एंगल आई। आपने उसका क्या नाम दिया है? एंगल आई बोला है। अब ये एयर है और ये ग्लास प्रिज्म है, तो एयर से जब वो ग्लास में आ रहा होगा, उसकी टेंडेंसी होगी टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक्चुअली इसका पाथ यहां जा रहा होगा, पर ये किधर होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ तो ये जिस एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ उसको हम लोग ने क्या बोला? R1 बोला। द एंगल इज नोन एज R1। अब ये रे आगे बढ़ी और फिर इसके दूसरे सरफेस से टकराई,
जब ये इसके दूसरे सरफेस से टकराएगी तो यहां वापस से इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर जाएगा, तो द बेंडिंग ऑफ रे इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां से जब इससे टकराई तो ये क्या हो गया, अवे हो गया, और इस बार जो ये टकराई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्या माना है, R2 माना है, और जब ये फाइनली बाहर निकली है तो उसको हम E कह रहे हैं, तो एंगल I जो है उसको क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल R जो है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस कहते हैं, दिस इज एमर्जिंग एंगल या एंगल जिसमें, और दिस रे इज नोन एज एमर्जेंट रे। ये एमर्जेंट रे है, वो रे जो बाहर निकल रही है। व्हाट इट, कहां पे, एमरजेंस ई, अच्छा ये आर लिख दिया, सॉरी ये ई है, थैंक यू। तो ये एमरजेंट रे है। अभी इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना अगर समझ में आ गया, अब जरा सा मैथमेटिक्स है उसको जरा ध्यान से देखिए। मैंने यहां पे कुछ नाम लिख रहा हूं, अच्छा ये डेल्टा एक लिखा हुआ है यहां पे, आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है क्या, ब्लू से डेल्टा लिखा है। डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, अगर ये प्रिज्म यहां नहीं होता तो जिस दिशा में ये ओरिजिनल रे जा रही थी और फाइनली इस प्रिज्म को क्रॉस करने के बाद जो हमारा एमर्जेंट निकला है वो जिस दिशा में गई, तो इस दिशा में हमारा जो इंसिडेंट रे था वो ऐसा था और एमर्जेंट रे ऐसा है, तो ये रे कितने से बेंड कर गई, द एंगल जिससे वो बेंड की है दैट इज ओनली कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो वो डेविएट कर गई अपने ओरिजिनल पाथ से, इतने एंगल से उसने क्या किया, डेविएशन दिखाया, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। उसको हम लोग डेल्टा से दिखा है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं कोई डाउट, सारी जितने भी यहां चीजें लिखी हुई थी वो समझ में आ गई। अब अगर मुझे सारी चीजें समझ में आ गई तो कैन आई राइट ये पूरा एंगल विल बी इक्वल टू ये पूरा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैन आई राइट एंगल आई इज इक्वल टू R1 प्लस एक्स। अच्छा ये पूरा एंगल मस्ट बी इक्वल टू ये पूरा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैन आई राइट एमर्जेंट एंगल इज इक्वल टू R2 प्लस वाई, लिख सकते हैं। चलिए वेरी गुड, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहां से आप I निकाल लिया, तो यहां से आप क्या कीजिए, x निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू आएगा I माइनस R1 और y निकल के आएगा E माइनस R2 आएगा क्या, x इज इक्वल टू I माइनस R1 एंड y इज इक्वल टू E माइनस R2, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी मानना है मान लीजिए, ठीक है। What we are actually doing is we are trying to find out a relationship between deviation, incident ray and emergent ray. बाकी चीजें तो हमने मानी हुई है ना, R1, R2, X, Y, ये सब तो माने हुए हैं। हमें जो पहले से पता होता है वो इंसिडेंट पता होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पता होता है, E पता होता है और डेल्टा हमें निकालना है। तो अल्टीमेटली वी वांट टू नो कि कितना डेविएट कर गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए आपने ये क्या करा, इस तरह से आपने इक्वेशन लिखा। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू डेल्टा होगा, कौन बताएगा किस लॉजिक के हिसाब से, x प्लस वाई डेल्टा होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। देन x और y की जगह पे मैं ये जो निकाला है वो उसको लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख दीजिए। x और y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, और डेल्टा कैन बी रिटन एज I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कैन आई राइट दिस, लिख सकते हैं क्या यहां तक, ठीक है। अब एक और चीज मुझे समझाइए, कैन आई राइट R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल, इसको मैं थोड़ी देर के लिए Z मान लू 180 डिग्री, लिख सकते हैं क्या, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए तो कहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए R1 प्लस R2 प्लस Z, कैन आई राइट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। देन अच्छा कैन आई से दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री। तो कैन आई राइट सेकेंड इक्वेशन एज Z प्लस
ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैन आई राइट दिस? z के जगह में a के टर्म से रिप्लेस कर सकता हूं। यहां पे क्या लिखूंगा? दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 180 माइनस z, सॉरी z इज इक्वल टू 180 माइनस a। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 3 मान लो। इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या माना? 2 माना। अब इस और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। आप 3 में से 4 को रिप्लेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो आप क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 प्लस z की जगह में आई एम राइटिंग 180 माइनस a इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। कोई दिक्कत? 180 से 180, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a और नॉट, लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 में R1 प्लस R2 की जगह a लिख सकते हैं क्या? मैंने आपसे क्या कहा था? हमें सिर्फ 3 ही चीज पता है, I, E और A, और तो सबने माना है। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, क्योंकि तो प्रिज्म के अंदर हो रहा है। आप कैसे निकालोगे इसे? बाहर वाली चीजें आप निकाल लोगे, अंदर वाली चीजें कैसे निकालोगे? तो यू नो एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि आपने उसको खरीदा होगा या बनवाया होगा। आप एंगल ऑफ प्रिज्म पता है। इंसिडेंट कितने पे आपने किया, एमरजेंट कितने पर निकल रहा है। तो डेविएशन मुझे इन्हीं तीनों के टर्म्स में चाहिए, पर यहां पे डेविएशन अभी किसके टर्म्स में पता है मुझको? R1 प्लस R2, पर R1 और R2 मुझे नहीं चाहिए। R1 और R2 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? कैपिटल A। तो मैं डेल्टा का फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन में पुट करके, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस कैपिटल A। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। इसको आप अपनी कॉपी में लिखें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। इसको आप डब्बे में बंद कर लीजिए। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डन? हो गए? अब मिटा रहा हूं इसे। अब जैसे ये मिटा सकता हूं ना, ये जो एंगल वैंगल लिखा था मैंने, ये तो मिटा सकते हैं। ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा हम लोग इन दो सरफेसेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो आपने पहली बार यहां स्नेल्स लॉ लगाया फर्स्ट सरफेस पे। फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या लिखेंगे? साइन I बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। और जब सेकेंड सरफेस पे लगाएंगे तो लिखेंगे साइन R1 बाई साइन E इज इक्वल टू म्यू। लिखेंगे क्या? साइन I बाई R1 इज इक्वल टू म्यू, या 1 बाई म्यू लिखेंगे? ये 1 बाई म्यू होगा, म्यू होगा? सोच के बताइए। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस यानी रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर मैं बाहर को एयर, यानी ये तो 1 है, यानी इसको ना म्यू माने, ये 1 है, तो आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन दिस लिखोगे ना, तो 1 बाई म्यू होगा ना। इसको थोड़ा सही करेंगे तो क्या होगा? साइन E बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू के बराबर। अब जरा एक चीज मुझे बताइए, इफ एंगल्स आर स्मॉल, यहां पे कंडीशन क्या ले रहे हैं? इफ एंगल्स आर स्मॉल, तो आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो कैन आई राइट I बाई R1 इज इक्वल टू म्यू, और कैन आई राइट E बाई R1 इज इक्वल टू म्यू? ये लिख सकते हैं क्या? I बाई R1 इज इक्वल टू म्यू एंड E बाई R1 इज इक्वल टू म्यू। R1 नहीं, R2 होगा ना। ये एक छोटी सी गलती हो रही थी, R2 होगा ना, R2। ये लिख सकते हैं क्या? अब बाकी का नीचे का मिटा दूं, जो आपने लिख लिया है, जो डेरिवेशन ये लिख चुके हैं ना, इसको मिटा रहा हूं पूरा। ठीक है, बस वो फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। वो फॉर्मूला खाली लिख देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। ठीक है, अब I कैन बी रिटन एज म्यू इंटू R1
एंड ई कैन बी रिटन एज म्यू इंटू आर टू। लिख सकते हैं क्या? देख के बताइए। अच्छा, कैन आई रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आई एंड ई हियर? रिप्लेस कर दीजिए, म्यू इंटू आर वन प्लस म्यू इंटू आर टू माइनस ए। कैन आई राइट दिस? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? आर वन प्लस आर टू माइनस ए। आपने एक इक्वेशन में लिखा हुआ है आर वन प्लस आर टू ए के बराबर होता है, तो आप लिख रहे हैं म्यू इंटू ए माइनस ए। यहां से आप क्या लिख रहे हैं? डेल्टा इज इक्वल टू ए कॉमन म्यू माइनस वन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस ओनली वी नो द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं कि आई और ई क्या है, सिर्फ मुझे अगर ये दोनों चीजें भी पता है तो मुझे एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हो गया? हेडिंग डालें प्रिज्म फॉर्मूला। हेडिंग डालें प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हमें एक चीज जानना होगा जो कि ग्राफ से हमें पता चलता है। मिटा दो इस पूरे डेरिवेशन को। कोई डाउट है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो पूछिए। कहीं पे कोई डाउट है? नहीं? चलिए मिटा दो इसे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक ग्राफ बनाना है हमें और उससे हमें फिर कुछ कंक्लूड करेंगे एंड देन विल डू फॉर देन विल गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला। फिर हम प्रिज्म फॉर्मूला के डेरिवेशन पे जाएंगे। चलिए लिखिए, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, if the angle of incidence is increased gradually, the angle of incidence is increased gradually, initially the angle of deviation decreases, the angle of deviation decreases, the angle of deviation decreases, attains a minimum value, attains a minimum value and then again start increasing, and then again start increasing. This is angle of deviation versus angle of incidence graph, angle of incidence graph. तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ, ये आपने खुद से लिख दिया या एक्सपेरिमेंटली आपको पता चला होगा कि ऐसा हो रहा है? ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली पता चला होगा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका प्रिज्म था, ये आपका नॉर्मल था, इधर भी आपका ऐसे नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज आई। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था जिसको हमने R1 कहा था, दिस इज R2, और यहां से एंगल ऑफ इमर्जेंट ई आया था। यही कहानी है पूरी। कह रहे जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने का मतलब होता है ये कम है, दिस इज लेस, दिस इज फर्दर मोर, दिस इज फर्दर मोर, और अब ये बढ़ते बढ़ते यहां तक आया। ये समझ में आया क्या? यू आर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड वंस यू आर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा देखा गया ग्राफ के मदद से कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। ये एंगल ऑफ क्या है? डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखा जा रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। कब तक? एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ आई बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ ई। ऐसे एक पॉइंट तक जहां पर आई किसके बराबर होता है? ई के बराबर। तब तक ये क्या होता जाता है? डेविएशन घटता जाता है।
और उस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसको हम लोग डेल्टा मिनिमा या डेविएशन मिनिमा के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, देन द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस, इनिशियली इट इज डिक्रीजिंग and attains a minimum value and then again starts increasing, ये बढ़ता चला जाता है। लॉजिक क्लियर है? ये हमें कहां से पता चला? ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला है। भाई किसी एक साइंटिस्ट ने इस तरह का अरेंजमेंट लिया होगा, उस अरेंजमेंट से अलग अलग वैल्यूज पे उसने इंसिडेंट कराया होगा, ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने पर उसे पता चला होगा कि जब आई ई के बराबर है उसी क्षण पे डेल्टा जो है वो आपका क्या हो रहा है? मिनिमम आ रहा है। डन? यहां तक कोई दिक्कत है? ये ग्राफ बना लिया सबने, इसे आप अपनी कॉपी में बनाएं। लिख लिया? ये बना लिया सबने? उसके नीचे लिखें व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, द प्रिज्म इज सेड टू बी प्लेस्ड, व्हेन द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, द प्रिज्म इज सेड टू बी प्लेस्ड इन अ मिनिमम डेविएशन पोजीशन। The prism is said to be placed in a minimum deviation position. The prism is said to be placed in a minimum position deviation या minimum deviation position, full stop. There is only one angle of incidence for which the angle of deviation is minimum. और वो कौन सा एंगल होगा? सम एंगल आई, और वो जो आई है वो ई के बराबर होता है, तभी ये क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। अब प्रिज्म फॉर्मूला निकालने के लिए पहली कंडीशन हो गई आई किसके बराबर हो गया? ई के, ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कैन आई से R1 बिकम्स इक्वल टू R2 होगा। R1 किसके बराबर होगा? R2 के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। R1 R2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर एंगल I एंगल E के बराबर है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये तभी होगा क्योंकि अगर ये रे यहां से यहां जा रही है तो ये R1 है या R2 है। अगर उसी इंसिडेंट पे भेजा जाएगा तो ये यहां से निकलनी चाहिए, और ये तो तभी संभव होगा जब ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी R1 और R2 बराबर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हो गया। अब जरा डेल्टा के फॉर्मूला को देखिए। डेल्टा क्या था? I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, दोनों बराबर हो गए ना। I प्लस ई को कैन आई राइट 2i माइनस कैन आई राइट दिस एज a, ये तो a ही है। तो डेल, अच्छा जिस टाइम पे ये सब हो रहा होगा उस टाइम पे इसमें डेल मिनिमम कह सकता हूं। तो डेल मिनिमम प्लस a इज इक्वल टू 2i and I is equal to del minimum plus a by 2. Can I write this? लिख सकते हैं क्या? तो आप लिखें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें। राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिखिए। और सेकेंड चीज जो हमें पता है वो क्या है? R1 प्लस R2 ए के बराबर है। इफ बोथ आर इक्वल, R प्लस आर किसके बराबर है? ए के बराबर। 2r इज इक्वल टू ए के बराबर एंड r इज इक्वल टू a बाई 2 के बराबर। ये दो चीजें हमें पता चल गई। I इसके बराबर है और r उसके बराबर है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला पढ़े ना, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a, तो इन दोनों की जगह आपने एक ही लिख दिया, r डाल दिया, ये आ गया। अब जरा मुझे बताइए साइन i बाई साइन r किसके बराबर होगा? म्यू के बराबर। साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू म्यू। अच्छा, तो म्यू इज इक्वल टू साइन i की जगह पे कैन आई राइट दिस, मैं लिख रहा हूं dm मतलब
मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2. दिस इज ओनली प्रिज्म फॉर्मूला. इसी को आप क्या कहते हैं? दिस रिलेशन इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला. इसी को आप क्या कहते हैं? प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं. दिस इज ओनली कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला. डन. हेडिंग डालें डिस्पर्सन बाय प्रिज्म. ये प्रिज्म फॉर्मूला, इसका सब छोटे छोटे डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, एकदम छोटा छोटा डेरिवेशन है, पर पता होना चाहिए क्या है. डिस्पर्सन बाय अ प्रिज्म. डिस्पर्सन बाय अ प्रिज्म. डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े थे क्या बचपन में? स्प्लिटिंग अवे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन. और वो प्रिज्म करता है. बस ये डेफिनेशन ही पढ़ना है आपको, राइट. द फेनोमेना ऑफ dispersion, dispersion, dispersion by a prism. The phenomena of, मिटा दो इसे, the phenomena of splitting of white light, the phenomena of splitting of white light into 7 different colors, the phenomena of splitting of white light into 7 different colors is known as dispersion of light. Is known as dispersion of light. Is known as dispersion of light. Full stop. The pattern of color component of light. The pattern of color component of light. The pattern of color component of light is known as spectrum of light. Is known as spectrum of light. Is known as spectrum of light. Spectrum of light. This is white light and this is splitting. ये angle of prism है. This is prism. से ग्लास प्रिज्म कहते हैं. रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी. वॉयलेट हैज मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. दिस फेनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट. कॉज क्या होता है डेविएशन का? व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन? वेवलेंथ इज द कॉज ऑफ डेविएशन. When this light enters this particular prism, एक light is made up of 7 different colors. Every color have different wavelength. Different wavelength होने की वजह से the speed at which it is traveling in that particular prism will vary. तो जिसका wavelength बड़ा होगा वो जल्दी ट्रैवल कर जाएगा, तो जल्दी ट्रैवल करेगा तो जल्दी निकलेगा. और जिसका wavelength छोटा होगा वो देर तक ट्रैवल करेगा, देर तक ट्रैवल करेगा तो सबसे लास्ट में निकलेगा. जिसकी वजह से पूरा रेड से लेके वॉयलेट तक आपका स्पेक्ट्रम वहां पे तैयार हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. एंड स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट. हेडिंग डालें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. मिटा दिया जाए इसे. हेडिंग डालें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हेडिंग डालें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है. एक है मैग्नीफाइंग ग्लास, एक है माइक्रोस्कोप, एक है टेलीस्कोप.
ठीक है, अगले 15 मिनट में तीनों ही तीनों खत्म हो जाएगा, हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स। चेक करते हैं, मिटा दो इसे। चलिए अब देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास किसे कहते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब लाइट की मदद से जब आप किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इजाद करते हैं जो आपको किसी ना किसी काम में हेल्प करे, जैसे आपने चश्मा पहना है, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा मुझे पता नहीं, पर थोड़ा पहले जमाने में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग के पापा का एक शेविंग किट होता था। उस शेविंग किट में एक लेंस भी होता था। वो लेंस का क्या काम होता था पता है, वो जो मोच है ना हमारा, ये मोच को काटना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत डिफिकल्ट होता है। आप कैसे काटिएगा, मिरर इज हियर, योर कैंची सीजर इज हियर एंड इमेज अंदर बन रहा है, तो आप इधर मूव करिएगा वो इधर आएगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जब आप काट रहे होते हैं, मान लीजिए आपको ऐसे अंदर की ओर काटना है, आप अंदर की ऐसे किसी चीज को देखना, काटना इज वेरी इजी। मेरे को ये हाथ काटना है, मैं ऐसे काट दूंगा, पर ऐसे करके आप कैंची चलाइए, आप उधर ले जाएंगे, इमेज में इधर आएगा, क्योंकि ये तो चलिए उंगली है तो आप तो यहीं से देख ले रहे हैं, पर जो चीज आपकी आंख से डायरेक्ट नहीं दिख रही, ये तो हम देख नहीं सकते ना। अब जब मुझे देखना है तो मुझे वहीं देख के यहां पे काटना है। तो अब आप सोच रहे हैं कि मेरे को यहां पे कुछ एक दाढ़ी काटना है, मतलब यहां पे सपोज करिए कोई यहां एक बड़ा सा दाढ़ी, ये सपोज एक बड़ा दाढ़ी, मुझे ऐसे काटना है, तो यहां से देख के तो मैं काट लूंगा, पर जब मैं वहां देख रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि इधर जाएगा उधर जाएगा, तो इधर से नहीं समझ में आ रहा, वहां देख रहे हैं तो लग रहा है, वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। कभी करके देखिएगा तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। बार्बर का बाल काटना बहुत आसान है, क्योंकि वो डायरेक्टली बाल देख रहा है और काट रहा है, पर खुद से जब आप मोछ बनाते हैं ना, वेरी डिफिकल्ट। मैं बनाता हूं इसलिए मुझे पता है, बहुत डिफिकल्ट काम है वहां देखना कि अभी कैंची अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, फिर वो प्रैक्टिस से आ जाता है बहुत दिनों के बाद। ठीक है, अब ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था। अब ये जो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, तो ये जब बराबर दिख रहा है तो डिफिकल्टी हो रही काटने में। अगर ये मुझे मैग्नीफाई होके दिख जाए, बोलिए जो मेरा छोटा छोटा दाढ़ी है ये बड़ा बड़ा होके दिख जाए, तो मेरे को काटना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, पहला। दूसरा, ये जो अंगूठी होती है, ये अंगूठी में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, क्या बोलते हैं, असली सोना रहता है तो कुछ 916 और सम कुछ नाम लिखा होता है, उस पर कुछ कैटेगरी लिखी होती है। अब उसको देखने के लिए आपने देखा होगा कई बार ना, सोनार यू बड़ा सा एक वो लेके ऐसे करके देखता रहता है उसको, वो आंख में भी ऐसे। वो आपने देखा होगा वॉच वाला, जनरली वो वॉच वाले भैया लोग जब घड़ी बनाते हैं, वो जो यूज कर रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली मैग्नीफाइंग ग्लास। वो क्या कर रहा है, छोटी सी चीज को बड़ा कर दे रहा है। अब वो इतना महंगा ना, माइक्रोस्कोप लगा के देख रहा है भैया, माइक्रोस्कोप लगा नहीं, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से भी काम चल जाना है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास का ये एक लेंस है, ग्लास बोल रहे हैं पर होता लेंस है। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी मेड अप ऑफ लेंस। ये आपका ऑब्जेक्ट, मुझे बताइए क्या कंडीशन, मेरे को क्या करना है, रे डायग्राम और ये सब तो हम लोग बाद में देखेंगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे सीधा ही दिखे और बहुत बड़ा दिखे। ठीक है, एकमात्र केस ऐसा है कन्वेक्स लेंस में, वो 6 केसेस याद है ना आपको, उनमें से एक ही केस ऐसा है जिसमें आपका जो इमेज है वो वर्चुअल है और हाईली मैग्नीफाइड है। कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकस। याद है वो 6 केसेस, अगर ध्यान हो आपको, क्योंकि बाकी सब में क्या होता था, बाकी सब में आप डालते थे इधर, इमेज बनता था इधर, याद है ना। पर एक ही केस ऐसा था जहां पर ये आपने डाला फोकस पे, और फोकस के अंदर अगर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज क्या होगा, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, एनी रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर बाउंसेस बैक। अब ये इस तरफ तो कहीं मिल नहीं सकते, तो ये इस तरफ कहीं पर दूरी पर जाके क्या हो जाते थे, मिल जाते थे, और वहां पर फिर इसका बहुत ही एनलार्ज इमेज बन जाता था। ये तो मैग्निफिकेशन है। आपने इसको मैग्नीफाई कर लिया, ये वो वॉच देखने वाले भैया या फिर वो सोनार या फिर दाढ़ी को आपको देखना है कि वो ठीक से कट रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, छोटी सी चीज को बड़ा करके देख रहे हैं। ये तो क्या मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का कंडीशन क्या होगा, इफ द ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं वो कहां होना चाहिए, फोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपको जो इमेज बनेगा वो काफी बड़ा बनेगा, एनलार्ज बनेगा और वर्चुअल बनेगा। और हम वर्चुअल इमेजेस को देख सकते हैं ना,
हमारा स्क्रीन वर्चुअल को देख सकता है बड़ी आसानी से। गॉट इट? ये आपको समझ में आ गया? दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अब लिखवाना नहीं है इसमें कुछ, इसमें लिखवा नहीं, समझ गए ना? अब ये लिखवाऊं कि लेंस इज टेकन सच दैट द ऑब्जेक्ट इज पोजीशनड, ऐसा मैं बस बोल दे रहा हूं, आप समझ जाइए दिस इज मैग्नीफाइंग। जितना बोल दिया ना, अगर वही ध्यान रह जाएगा तो इससे रिलेटेड सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन ही आएंगे, इससे न्यूमेरिकल आता नहीं है। तो आप थ्योरी बनाएंगे एक्सप्लेन करके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा वर्किंग बताना है, कैसे काम करता है, तो यही सब क्वेश्चन आता है। सेकंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सेकंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास खत्म हुआ। चलिए सेकंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिए माइक्रोस्कोप, वो मैग्नीफाइंग ग्लास का डेफिनेशन लिख लीजिए। मैग्नीफाइंग ग्लास is an optical instrument. Magnifying glass is an optical instrument which produces a enlarged image, produces enlarged image of a very small object, of a very small object. डन? उसके नीचे ये फोटो बना लेते हैं तो हो जाती थ्योरी पूरी कंप्लीट। फोटो बना ही लेंगे अब तो आप, उसके नीचे वो फोटो बना सकते हैं ना। एक लेंस बना लीजिए, उसके फोकल लेंथ के अंदर में आप उसको डाल लीजिए और वो आपका बन जाएगा। पता नहीं, आई हैव नॉट सीन दैट, मेरे को ध्यान नहीं है, देख लेता हूँ एक मिनट। तो नहीं भी दिया हुआ है तो वो एक बार चेक कर लीजिए। हाँ ये तो दिया हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास दिया हुआ तो है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का ही दूसरा नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप ही है ना, माइक्रो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और माइक्रोस्कोप का ऐसा आपने काम भी यही जाना हुआ है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना क्लास 10th में, ओनियन सेल देखा होगा। ओनियन सेल को आपने ऐसे पील करके उसको रखा होगा, फिर उसमें कुछ लिक्विड विक्विड डाल के फिर आपने पूरा वो एनिमल प्लांट सेल को पूरा आपने ऑब्जर्व किया होगा। जो आपने प्लांट सेल 9th में पढ़ा था, उसका फोटो वोटो बनाया था, उसको बाकायदा आपने ऑब्जर्व किया था, तो लैबोरेटरी में वो किया था। किए होंगे ना आप लोग? कोरोना बैच है क्या? नहीं ओ किए हैं, चलिए अच्छा। जो कोरोना बैच है वो तो शायद नहीं भी किया होगा। अच्छा, यू आर नॉट द कोरोना बैच, ओके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखिए, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप consists of two convex lenses coaxially separated by some distance. Compound microscope consists of two convex lens coaxially separated by small distance. Coaxially separated by small distance. The lens nearer to the object, the lens nearer to the object is called objective. The lens nearer to the object, the lens nearer to the object is called objective, and the lens through which final image is viewed, the lens through which final image is viewed is known as eyepiece, is known as eyepiece. एक ही बार में समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। देखिए, अगर समझ गए ना तो कहानी खत्म, पर समझ में नहीं आया तो फिर ये रटने वाली चीज हो जाएगी। तो आप अब देखिए कि आपको रटना है या आपको समझना है। मैंने समझ रखा है, इसलिए मेरे को कभी भी बोलिएगा मैं समझा सकता हूं। रटा हुआ रहता तो भूल गया होता। दो पीसेस कह रहे हैं, दो लेंस है, दोनों बोथ आर कन्वेक्स लेंस, ठीक है।
जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। और जो आई के पास होता है उसको क्या बोलते हैं? आई पीस। जो आंख के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? आई पीस। और दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखिएगा, आपका माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है? आप एक बहुत पिद्दू सा आइटम को, बहुत छोटे से आइटम को आप बहुत बड़ा आप एक बहुत छोटे से आइटम को बहुत बड़ा करके देखना चाहते हैं, आपका ये ऑब्जेक्टिव है ना। इतना छोटा मतलब 10⁻⁻10 के ऑर्डर का है। हम लोग का आई 10⁻⁻4 से ज्यादा नहीं देख सकता। 10⁻⁻4 से ज्यादा हमारा आंख देखने के लायक नहीं है। 10⁻⁻4 मीटर, समझ रहे हैं? 10⁻⁻4 से ज्यादा हम नहीं देख सकते। 10⁻⁻10, 10⁻⁻15 एटम, न्यूक्लियस हमारे आंख के उसके बाहर है। पर अगर मैं उसे बड़ा करके 10⁻³ के अंदर ले आऊं, माइक्रो के भीतर ले आऊं, मिनी के भीतर ले आऊं, मैं देख पाऊंगा उसको। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब यानी आपको कुछ ऐसा बुद्धि लगाना है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है यहां, ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? यहां रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, इसके फोकस से पास कर जाएगा। एनी रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वो अनडेविएटेड चला जाएगा। सपोज करिए अनडेविएटेड जाके वो यहां पे मिल गया, तो आपका जो पहला इमेज है वो यहां बनेगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, मुझे इसको इस प्रकार से सेट करना है, मुझे इसको इस प्रकार से सेट करना है ऑब्जेक्ट को कि ये फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आए, ताकि मेरा जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगा। पढ़े थे ना ये सब? व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ, तो उसका इमेज सी के बाहर बनता है और बड़ा बनता है। थोड़ा सा तो बड़ा हमने पहले लेंस में ही बना लिया। डन। अब अगर मुझे इसे और बड़ा करना है, क्या करना है? अब अगर इस पर्टिकुलर इमेज को, जो कि इस पर्टिकुलर लेंस के लिए कैसे बिहेव कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर मुझे इसे और बड़ा करना है तो मुझे कुछ ऐसा बुद्धि लगाना होगा कि ये जो इमेज फॉर्म किया हुआ है वो इसके फोकल लेंथ के भीतर हो जाए। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? तभी ना ये इसका वर्चुअल इमेज देगा और बहुत बड़ा इमेज देगा। ये समझ में आ रहा है? अगर इसका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो इससे भी ज्यादा बड़ा तब हो सकता है जब ये इसके फोकल लेंथ के भीतर आ जाए, जो अभी आपने पहला वाला केस देखा था। ठीक है, तो थोड़ा मेरा डायग्राम मेरे को ही पसंद नहीं आया, क्योंकि अब इससे जब मैं इमेज बनाऊंगा ना तो बोर्ड के बाहर चला जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको उधर की ओर खींचता हूं। ठीक है, समझ में आया मेरे से क्या गड़बड़ी हो गई? मेरे पास जगह नहीं है इतना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से मिटा के बना रहा हूं, ताकि आपका जो any ray which is parallel to principal axis passes through focus, any ray which is passes, ये undeviated क्रॉस होगा। अब मैं इसे यहां बना देता हूं। अब क्या हुआ ना कि इसके फोकस के यहां पे बनना चाहिए। अब ये आपका हो गया इंसिडेंट और ये आपका इस तरह से बन गया। अब ये पहला इमेज बना, यानी ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी छोटा सी लिख रहा हूं। ठीक है, और ये होना चाहिए F1 और C1 के बीच में। इसके फोकस के अंदर अगर ये बनेगा, सपोज मैं कह रहा हूं ये इसका फोकस है, इसके लिए क्या होगा? एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus and any ray which passes to optical center goes undeviated। और अब जब ये एक्स्ट्रापोलेट होगा, अब जब ये एक्स्ट्रापोलेट होके कहीं बना होगा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना होगा, मतलब सॉरी इतना बड़ा इमेज बना होगा। इतने छोटे से ऑब्जेक्ट का आपने कितना बड़ा इमेज बना लिया? बहुत बड़ा इमेज बना लिया। यही तो मेरा एम होता है ना माइक्रोस्कोप के अंदर। कंसेप्चुअली क्लियर है? बाकी और इसमें कुछ नहीं है। अब इसी को एग्जाम में खाली समझाना है कि तुम क्या किए हो। इंग्लिश में लिख देंगे, वर्किंग ऑफ अ माइक्रोस्कोप, यू हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट सच दैट इट इज इन बिटवीन सी एंड एफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव सो दैट द इमेज फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट इट लाइज इनसाइड द फोकस ऑफ सेकंड लेंथ। इसको इंग्लिश में लिख देंगे, ये पूरा वर्किंग ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। डायग्राम बना देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। एक ही करना रहता है। फिर इसके मैग्निफिकेशन,
मैंने आपसे मैग्निफिकेशन बताया हुआ है, दो लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू एम इंटू एम। तो इसका ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इज इक्वल टू एमओ इंटू एम ई, दोनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसमें एक ड्रॉबैक क्या है पता है, इसमें एक ड्रॉबैक यही है कि आपका जो सीधा ऑब्जेक्ट था इसका इमेज उल्टा बनता है। तो खैर फर्क क्या पड़ रहा है, उसमें हाथ मुंह तो है नहीं, सेल ही तो देखना है, सीधा देखिए उल्टा देखिए, दिखेगा तो वही, क्या फर्क, ऐसे भी नहीं दिख रहा मेरे को, कम से कम इसे उल्टा ही सही दिख तो रहा है, पर ऐसे दिख भी नहीं रहा था, तो इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फोटो आप अपनी कॉपी में बनाएं और वहां पर बस इतना ही लिख लें कि द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये फोटो बना लीजिए। कहीं भी बन जाए क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो उससे बड़ा बनना है, इमेज तो वर्चुअल है ना, ये तो कहां भी बने उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। इससे फिर अगर मेरे को इसमें कुछ करना होता तब फिर एक और इश्यू बन रहा होता, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरर लोग क्या करते हैं कि इसी प्रकार से उन दोनों की दूरी बनाए रहते हैं, सो दैट की इमेज जो है ना अंदर ही फॉर्म हो, वो बाहर ना फॉर्म हो, ठीक है। मैंने तो चूंकि रफ हैंड से बनाया है तो जहां जाके मिला मैंने वहां ऑब्जेक्ट बना दिया, पर ये दोनों के बीच की दूरी माइक्रोस्कोप बनाने वाला खुद ही फिक्स किया होता है। अरे माइक्रोस्कोप तो बनाया आता है ना, आप तो तुरंत माइक्रोस्कोप नहीं बनाते, माइक्रोस्कोप तो कोई कंपनी बना के देती नहीं जो आपके लैब में अवेलेबल है। आप बस इतना करते हैं कि जब आप वो व्हाट इज दैट स्लाइड, वी कॉल इट स्लाइड, वो स्लाइड को जब आप रखते हैं तो थोड़ा सा आप ना उसको एडजस्ट करते हैं ताकि वो ब्लर अगर है तो वो क्लियर हो जाए, देखा होगा, या थोड़ा नीचे लेके जाते हैं थोड़ा ऊपर, दैट टाइम वी एडजस्ट ओनली इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन सो दैट कि आपके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, और उसी टाइम पर ये एकदम बड़ा सा और मैग्नीफाइड आपको दिखाई देगा और ब्लरनेस भी आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये कंपनी द्वारा बनाया रहता है। मेरा एक्चुअली इस लेंस के भी बाहर आ गया क्योंकि मैंने ऐसा रैंडमली हाथ से बनाया है, पर ये दोनों लेंस के बीच में ही इमेज बनेगा, ठीक है। मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाना था वो समझ में आया कि किस लेंस का क्या काम है, किस लेंस का क्या काम है और वो कैसे इमेज को फॉर्म करा रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एंड देन आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का भी वही काम होता है। टेलीस्कोप का क्या काम होता है, छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा ही इमेज दिखाता है, पर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में एक छोटा सा डिफरेंस है। माइक्रोस्कोप में बहुत नजदीक से किसी चीज को आप देखते हैं और उसका बड़ा इमेज बनाते हैं, वेरएस टेलीस्कोप में आप बहुत दूर किसी छोटे ऑब्जेक्ट का एक बड़ा इमेज बनाते हैं। टेलीस्कोप इज यूज फॉर हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल वो ऑब्जेक्ट्स, मेटेरॉइड्स, वो सारे चीजों को आप देखने के लिए यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप में क्या होता है कि इन्फिनिटी में, मतलब इन्फिनिटी में कोई चीज रखी हुई है उसको आपको बड़ा करके देखना है, वेरएस यहां पे क्या होता है कि बहुत छोटी सी चीज आपके बहुत नजदीक है, उसको आप क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं। बस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ जाइए, पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, is an optical instrument, is an optical instrument which is used to observe distinct image. It is used to observe distinct image of heavenly bodies. It is used to observe distinct image of heavenly bodies such as stars, planets, etc. Stars, planets, etc. Full stop. ठीक है? An astronomical telescope is an instrument, optical instrument, which is used for observing distinct image of heavenly bodies, which is used to
used for observing distinct image of heavenly bodies like stars, planets, etc. यहां पे भी दो लेंस है, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो ऑब्जेक्टिव, और जो आदमी के आंख के पास होगा वो आईपीस। तो लिख लें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज टू कन्वेक्स लेंस। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज टू लेंस coaxially separated by some distance, coaxially separated by some distance, full stop. The lens towards the object is called objective, and the lens towards the eye is called eyepiece. The lens towards the object is called objective, and the lens towards the eye is called eyepiece. इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें और टेलीस्कोप में एक छोटा सा डिफरेंस भी है। टेलीस्कोप में जिधर ऑब्जेक्ट है वो वाला लेंस बड़ा है, क्योंकि आपको क्या करना है, बहुत दूर से लाइट को कलेक्ट करना है, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो काफी बड़ा है और जो आई पीस है वो छोटा है। इसलिए कभी देखा है आपने टेलीस्कोप, वो आगे से बड़ा रहता है और आंख के पास छोटा रहता है, वेरस टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में नीचे छोटा रहता है पर आंख के पास बड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपने अगर एक बार भी ध्यान दिया होगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आई पीस। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। इंफिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। ये सारे फोकस में आएंगे, ये सारे फोकस में आएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो मैंने अज्यूम कर लिया कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था। मेरा जो प्लैनेट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं बना के वापस से इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ताकि आप ऐसी गलती कतई अपने एग्जाम में ना करें। क्योंकि मैंने माइक्रोस्कोप कैसा बनाया था, सीधा बनाया था, इसलिए आपको हो सकता है कि आप एग्जाम में ऐसी गलती कर लें। उसको सुधारने के लिए मैं एक बार पूरा सेट बनाया और फिर मैं उसे मिटा के फिर से नया बना रहा हूं। ध्यान से आप देखिएगा, ये क्या था आपका ऑब्जेक्टिव था। आप जो रेज ऑफ लाइट लेंगे ना वो ऐसा लेंगे, क्योंकि जब आप देखते हैं लाइट से तो ऐसे देखते हैं ना दूरबीन को ऊपर, यू लुक लाइक दिस, तो ऊपर देख रहे तो वहीं से लाइट आ रही होगी। अब जब ये लाइट इस तरह से आएगी तो ये फोकस पे नहीं आएगा, अब ये फोकल प्लेन पर बनाएगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। फोकल प्लेन पढ़ाए थे ना, फोकस पर लाई करने वाला जो प्लेन होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन पे अब ये मीट कर रहा होगा। मैं इसको ऐसे करके फोकल प्लेन पे मीट करा रहा हूं, कहीं पे ऐसा करके मीट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये ऐसे करके ये फोकल प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। पैरेलल रेस पासेस थ्रू फोकस, फोकस पे क्रॉस करके ये एक फोकल प्लेन पे, दिस वाज द फोकल पॉइंट, इस पे ये फोकल प्लेन पे आपका बन गया। इस प्रकार से आपका पहला इमेज बनना चाहिए सो दैट कि वो इसके फोकल लेंथ के अंदर हो। इसका फोकल प्लेन इसके फोकल लेंथ के अगर अंदर नहीं रहा तो इसका फिर वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा और वो बड़ा कैसे होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इस इंफिनिटी में जो आपका चांद, तारा, प्लैनेट है, उस प्लैनेट का पहला इमेज ऑब्जेक्टिव के फोकस प्लेन पर पड़ना चाहिए। किस पे, फोकल प्लेन पे। पहला फोकल प्लेन पे पड़ गया। ये फोकल प्लेन इसके फोकस के अंदर होना चाहिए, तब क्या होगा, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, any ray which passes through optical center। एक मिनट, हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फ्री हैंड डायग्राम बन रहा है ना। पासेस थ्रू फोकस एंड एनी रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वो ऐसा गया। अब ये उस तरफ तो कहीं मीट नहीं कर पाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे।
जहीं कहीं भी मीट कर गया वहां पे आपका क्या बना, फाइनल इमेज बन गया। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक हैज टू बी क्लियर्ड। डायग्राम बनाना तो देखिए ये तो कला है, मैं इंजीनियर आदमी हूं तो कुछ भी बन सकता है। बायोलॉजी का आदमी रहता तो पूरा अच्छे से सुंदर सुंदर बनाता, सुंदर सुंदर बनाता। ये पूरा दूसरे टाइप से बोल रही है सर, ऐसे बोलिए। नहीं वैसा नहीं, वो वाला सुंदर नहीं कह रहा मैं, डायग्राम सुंदर बोल रहा हूं। तो यहां से ये जो फाइनल इमेज बनेगा वो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। और ये आपने क्या किया, इन्फिनिटी पे जो आपका ऑब्जेक्ट था एट इन्फिनिटी, उसको आपने एक बड़ा ही मैग्नीफाई करके आपने उसको क्या कर लिया, बना लिया। गॉट इट? क्लियर? ये फोटोज के नीचे बनाए और यहां पर ये आपका चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।